अध्याय 49। महिलाओं का घमंड। मैं ऊपर जा रहा हूँ। सावधानी से गाड़ी चलाओ। सुयू ने अपने हाथ में ढेर सारी चीजें पकड़ी, लाल स्पोर्ट्स कार में बैठी और ट्रान nguyen की तरफ देखकर मुस्कुराई। मुझे पता है, कल ठीक से कपड़े पहनना याद रखना। मैं भी आऊंगी। अगर कोई अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो हम मिलकर उससे निपट लेंगे। ट्रान nguyen ने अपने कुछ विश्वविद्यालय के सहपाठियों के बारे में सोचा जो इस बात से डरते थे कि दुनिया में अराजकता पहले से ही नहीं थी, और भौहें सिकोड़ते हुए बोले, क्या वेई दा शेन भी कल जाएंगे? नाहक ने सिर हिलाया। उसने कहा था कि वह मेरे साथ जाएगा। तो ठीक है, दाशेन की सुरक्षा में कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं घर जा रहा हूँ। अलविदा। गैस पर पैर रखते हुए ट्रान nguyen ने तेजी से गाड़ी चलाई तो नाच ने आ भरी। ट्रान nguyen की धारणा में nguso अभी भी एक अप्राप्य महान देवता था। क्या इसे दूरी पैदा करने वाली सुंदरता कहा जा सकता है? महिलाएं गहन, उथली, उदासीन या बहुत ही नखरीली हो सकती हैं। जब आपके पूर्व प्रेमी की सगाई हो जाती है लेकिन मंगेतर आप नहीं हैं, और उसने जानबूझकर आपको इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, निमंत्रण को अनदेखा करना है। दूसरा, चुपचाप उपस्थित होना है। तीसरा, सुंदर कपड़े पहनकर उपस्थित होना है, यह दिखाते हुए कि उसे अब उस आदमी की परवाह नहीं है। सुयू के व्यक्तित्व के साथ वह हल्का मेकअप लगाएगी और चुपचाप उपस्थित होगी, लेकिन यह जानने के बाद कि वेईसू उसके साथ जाना चाहती है, वह जानती थी कि ये 2 शब्द, चुपचाप, बादलों की तरह दूर थे। फिर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और चेन यू के साथ सभी बड़े स्टोर में चली गई। हालांकि उसे शक था कि चेन यू ने सगाई समारोह में शामिल होने के लिए अच्छे कपड़े खरीदने के नाम पर उसे अपने साथ खरीदारी करने के लिए मजबूर किया। घर पर बहुत सारी चीजें ले जाने के बाद सुयू ने एक गहरी सांस ली। 2 दिन पहले जब वह और वेईसू एक साथ डिनर कर रहे थे तो वेईसू ने उसे झुआंग वेई के सगाई समारोह में ले जाने की पेशकश की। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझती थी कि वेईसू और झुआंग वेई का एक दूसरे से कोई खास लेना देना नहीं था, और व्यक्तिगत संबंध तो और भी कम थे। वह सिर्फ उसे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उसके साथ था। जब वह और झुआंग वेई डेटिंग कर रहे थे तो स्कूल में कुछ लड़कियों ने कहा कि वह एक गौरैया है जो अब फीनिक्स बन गई है। जब वह और झुआंग वेई अलग हुए तो निश्चित रूप से कुछ लोग थे जो शो देखने के लिए खुश थे। अब जब झुआंग वेई की शादी एक अमीर दूसरी पीढ़ी से हुई थी तो उसे नहीं पता था कि कितने लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वह मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकती थी कि ये लोग उस पर कैसे हंसेंगे। दूसरों के दर्द पर हंसने में इस तरह की दिलचस्पी वास्तव में बहुत साधारण थी। सुयू खुद को एक साधारण व्यक्ति मानती थी, इसलिए वह उन चीजों से बचती थी जिनसे उसे बचना चाहिए। इसलिए वह यह भी समझती थी कि चेन यू ने उसे कल ध्यान से कपड़े पहनने की याद क्यों दिलाई। हालांकि चेन यू का व्यक्तित्व गर्म स्वभाव का था, वह उसकी बहुत परवाह करती थी। उसकी हरकतें भी संयमित थीं। कम से कम कॉलेज में चेन यू के सामने कभी किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। बिस्तर पर पड़े कपड़ों और स्कर्ट पर सुयू का काफी पैसा खर्च होता था। उसने दिल दुखाते हुए सोचा, अगर उसे हर महीने इस तरह से परेशान होना पड़ा तो शायद कुछ दिनों में वह सड़क पर सोने लगेगी। वह यह भी जानती थी कि उसकी थोड़ी सी दौलत उन लोगों की तुलना में नहीं हो सकती जिनके पास एक बड़े पेड़ का सहारा था। यह कमबख्त घमंड। जब कोई पुरुष किसी महिला से प्यार नहीं करता तो यह वास्तव में एक कारण बन सकता है, इस बहाने का उपयोग करके कि महिला बहुत घमंडी है। चेहरा दूसरी ओर, वे चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके लिए अच्छे कपड़े पहने ताकि उनका आत्मसम्मान बढ़े। इसलिए कहा जाता है कि पुरुष हमेशा विरोधाभासी होते हैं।
सजना संवरना महिलाओं का एक स्वाभाविक गुण है और सुयू कोई अपवाद नहीं है। अगर वह सुंदर कपड़े पहनकर झुआंग वेई की सगाई समारोह में आ सकती है तो उसे चुपके से क्यों आना चाहिए? उसके विचार इतने दयनीय नहीं थे। क्रीम रंग की पोशाक को छूने के लिए आगे बढ़ते हुए सुयू ने अपना सिर हिलाया। निश्चित रूप से इस जीवन में वह केवल एक साधारण व्यक्ति हो सकती है, बिना गहराई के, बिना आंतरिक सुंदरता के। दुनिया में कोई बदसूरत महिला नहीं थी, केवल आलसी महिलाएं थीं। 7 भाग की सुंदरता मेकअप लगाने के बाद 10 भाग की सुंदरता बन जाती थी। इसलिए अगली सुबह सुयू ने अपने मेकअप बॉक्स को खंगालना शुरू कर दिया। वेई सू ने नीचे कार रोकी, यह अनुमान लगाते हुए कि सुयू आज निश्चित रूप से मेकअप करेगी। वह समझ सकता था, वह निश्चित रूप से झुआंग वेई की सगाई समारोह में आकस्मिक रूप से शामिल नहीं होगी, लेकिन सुंदर कपड़े पहनेगी। उसे सुयू का यह छोटा सा घमंड पसंद आया। वह प्रतिस्पर्धा बहुत प्यारी थी। निश्चित रूप से, जैसा कि वेई सू ने उम्मीद की थी, सुयू एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक में दिखाई दी, लेकिन उसका इरादा पार्टी के मेजबान को मात देने का नहीं था, लेकिन केवल एक सुंदर अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए वह सुयू को दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए कार से बाहर आया। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप आज भी बहुत सुंदर लग रही हैं। सुयू ने वेई सू की शक्ल देखकर मुस्कुराई, जो एक सफल व्यवसायी की तरह थी। उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने और कार में बैठ गई, अपने कंधों पर गिरे बालों को ठीक करते हुए। मेरे लिए ऐसी महिला होना दुर्लभ है। बेशक मुझे महान देवता वेई के योग्य होना चाहिए, जिन्हें मेरे सभी सहपाठी पहचानते हैं। यह मेरा सम्मान है। वेई सू ने अपनी आंखों में आश्चर्य नहीं छिपाया। उसे सुयू के अलग अलग पहलू देखना पसंद था। सुयू ने रानी की तरह अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। बेशक उसने वेई सू के बारे में और भी नई बातें खोजी। उसने अपना सिर झुकाकर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखा जो गाड़ी चलाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे लगा जैसे उसके सिर पर किसी वफादार जानवर के कान हों। उसे अचानक एक सिहरन महसूस हुई। आज बहुत सारे लोग आएंगे, है ना? रास्ते में वेई सू ने सुयू को दुखी नहीं देखा, इसलिए उसने कहानी के मुख्य बिंदु के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि झुआंग और सोंग दोनों परिवारों ने भी व्यापार जगत से कई लोगों को आमंत्रित किया है। क्या तुम भी वहां नहीं हो? अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे याद दिलाना याद रखना। दरअसल टोन्हाक को व्यापार जगत की बहुत अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन वह हमेशा जानती थी कि परिस्थिति को कैसे देखना है और उसके अनुसार कैसे काम करना है, इसलिए शायद वह कोई मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा, वेई सू ने मुस्कुराते हुए बहुत धीरे से कहा। हमारी शादी हो जाने के बाद आपको इन लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार व्यापार जगत में लोग सिर्फ फायदे के लिए ही व्यापार करते हैं। क्या यह विषय बहुत आगे नहीं जा रहा है? सुयू ने विवाह शब्द सुना, उसके गाल लाल हो गए। उसके दिमाग में 2 दिन पहले वेई सू के घर में आराम करने की छवि कौंध गई। जिस तरह से उसने खाना पकाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर की, वह वास्तव में मरने के लायक था। विवाह? कैसी शादी? नाक ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम हकला भी सकते हो। वेई सू ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। उसकी आंखें चांदनी में मुस्कुरा रही थी। हरा लॉन, मेहमान, भोज, ऑर्केस्ट्रा, सभी रंगों की बढ़िया शराब। झुआंग वेई की सगाई समारोह वास्तव में बहुत भव्य था। बहुत से लोग आए थे। बातचीत की आवाज, संगीत की ध्वनि ने सगाई समारोह के माहौल को बहुत खुशनुमा और जीवंत बना दिया था। पुराने सहपाठियों ने एक दूसरे से मिलकर बहुत सारी बातें कीं। एक ही शहर के कई सहपाठी एक साथ इकट्ठा हुए, हाल के वर्षों में अपने काम के बारे में बातें करते हुए। कितना वेतन, कितना विकास। जाहिर है वे तुलना करेंगे कि कौन किससे बेहतर है।
जैसे कि वे बराबरी नहीं कर रहे थे बल्कि फायदे और नुकसान की तुलना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सुयू आज नहीं आ रही है। जब से वह आई है तब से लेकर अब तक हाले पार्टी पर ध्यान दे रही थी। आधे घंटे हो चुके थे और सगाई समारोह शुरू होने वाला था, फिर भी टो न्हाक अभी तक नहीं आया था। उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ, शायद टो न्हाक नहीं आएगा। वह आए या न आए, यह उसका मामला है। टांग क्यान्यू को हेली का घमंडी लहजा पसंद नहीं आया। वे सभी सहपाठी थे, क्या उन पर पत्थर फेंकने की जरूरत थी? हेली ने तांग क्यान्यू की ओर देखा, मेरे कुछ कहने में क्या गलती है? क्या वह 2 दिन पहले भी बहुत उत्साही नहीं थी? एक महिला सहपाठी ने भी बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी आवाज कम कर दी। उस दिन हमने सोचा कि वह एक गौरैया थी जो फीनिक्स में बदल गई। अंत में राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके लिए कोई हिस्सा नहीं था। ली जुआनरान अभी अभी आई थी जब उसने यह सुना और भौहें सिकोड़ ली। कुछ महीने पहले स्कूल के दोस्तों के समूह में उसे पहले से ही पता था कि कुछ महिला सहपाठी थी जो दूसरों पर पत्थर फेंकना पसंद करती थी। अब जब कुछ महीने बीत चुके हैं तो इन लोगों की बुरी आदतें न केवल बदली हैं बल्कि और भी गंभीर हो गई हैं। झुआंग वेई को भी राजकुमार माना जाता है, सुयू भी गौरैया नहीं है। अपने ईर्ष्यालु चेहरे मत दिखाओ, यह बदसूरत और भद्दा है। हमें जलन हो रही है कि उसे झुआंग वेई ने छोड़ दिया। हाले ने देखा कि बोलने वाला व्यक्ति ली हुई निम था, जिसने कभी विनम्रता से बात करना नहीं सीखा था। पिछली बार स्कूल के पुनर्मिलन में याद करते हुए ली हुई निम ने यह भी कहा कि उस समय ट्रांगवे की प्रेमिका लैम कय एक बेकार थी। उसे खुद को रोकना पड़ा और बात करना जारी नहीं रखना पड़ा। महिला सहपाठी जो उसकी पीठ पीछे बात करना पसंद करती थी, उसने भी अपना मुंह बंद कर लिया। क्या वह लैम कय नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में बात की, जिससे अजीब माहौल बिना किसी निशान के गायब हो गया। वे सभी पंजीकरण डेस्क की ओर देखने लगे। वह व्यक्ति वास्तव में लैम काई थी। वह अब स्कूल के पुनर्मिलन में मिलने के समय से बहुत अलग थी। उसने एक गहरे रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और वह काफी पतली दिख रही थी। वे सभी जानते थे कि लैम क्यटो नुओक और ट्रांगवे के बीच तीसरा व्यक्ति था। आज उसे इस तरह देखकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने सहानुभूति जताई। मैंने सुना है कि वह एक रिसोर्ट में वेट्रेस के रूप में काम कर रही है, एक महिला सहपाठी ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी व्यंग्यात्मक थी। ली जुआनरान ने ये शब्द सुने, लेकिन कुछ नहीं कहा। लिन के काम करने के तरीके ने पहले ही यह निर्धारित किया था कि उसके पास एक अच्छा परिणाम नहीं है। लॉन के बाहर पार्किंग स्थल में सुयू या ग्रेट गॉडवी को नहीं देखा। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ। ऐसा लगा कि सुयू और वेईदा शेन कह रहे थे कि वे गुप्त रूप से आना चाहते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने बहुत ही ध्यान खींचने वाला तरीका अपनाया था। सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार की तरह सफेद सूट पहने झुआंग वेई को देखते हुए चेन यू ने हल्के से मुस्कुराया। अभी उसे नहीं पता था कि इस आदमी को अपने दिल में इसका कितना पछतावा है। हलचल भरे हॉल से कुछ ही दूरी पर एक काली कार इस ओर आ रही थी। कुछ तेज तर्रार मेहमानों ने इसे पहचान लिया। यह वेईसु की प्रिय कार थी, जो आज की सबसे संभावित कंपनियों में से एक जिनसु के महाप्रबंधक हैं। यह मिस्टर वेई की कार है न? एक छात्र ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर दी, जिससे अन्य छात्रों की नजर हॉल के बाहर रुकी काली कार पर पड़ गई। अध्याय 50 घमंड। आलीशान कारें, सुंदर पुरुष, सुंदर महिलाएं, इन तीन में से सिर्फ 2 चीजें मिलकर लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। इसलिए जब वेईसु ने कार रोकी तो उस दिशा में काफी लोग देख रहे थे। वास्तव में यह एक महान पौराणिक देवता की आभा है। चुनंगुयत लाई हुए नईम के पास गया,
लाई हुए नीम को यह कहते हुए सुना, रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, बाद में मैं आपको रानी की आभा देखने दूंगा। कौन सी रानी? ली ज़ुआनरान ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। वेई सू को कार से बाहर निकलते देख वह दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए नीचे झुका। यात्री सीट पर एक व्यक्ति था, अभी भी एक लड़की। सभी ने देखा कि वेई सू की हथेली में एक सफेद हाथ रखा हुआ है। फिर एक लंबा पतला पैर कार से नीचे उतरा, उसके बाद एक और पैर। ये पैर बहुत सुंदर थे। यहाँ मौजूद पुरुष मेहमान अटकले लगाने लगे कि यह लड़की वेई सू की गर्लफ्रेंड है या नहीं। नाहक को ली हुएन निम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को वेई सू ने कार से बाहर निकालने में मदद की थी वह तो नाहक था। वेई सू के सामने खड़ी सुयू उसके लिए कोई फॉइल नहीं थी, लेकिन इतनी चमकदार थी कि लोग गोल्डन बॉय और जेड गर्ल कह उठते। उसने अनजाने में झुआंग वेई की ओर देखा। निश्चित रूप से वह वेई सू और सुयू को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति को अच्छा नहीं माना जा सकता था। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और फिर उन लोगों की ओर देखा जो अभी अभी सुयू के बारे में गपशप कर रहे थे। निश्चित रूप से उनके भाव भी बहुत खास थे। जीवन एक नाटक की तरह था। एक नाटक एक जीवन की तरह था। यह नाटक वास्तव में बहुत खास था। सुयू की त्वचा बहुत गोरी थी। उसके लंबे और घने काले बाल लहराते थे। कमर पर टाइट क्लासिक लंबी ड्रेस उसके फिगर पर बहुत अच्छी लग रही थी। वेई सू की हरकतें सुयू से मेल खाती हुई लग रही थी। सुयू तेजी से चल रहा था और वह थोड़ा तेज चल रहा था। सुयू धीरे धीरे चल रहा था और वह मुस्कुराया और धीमा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस सगाई की पार्टी में सुयू ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसकी उसे परवाह थी और कुछ भी मायने नहीं रखता था। सुयू, तुम मंत्री वेई के साथ कैसे रह सकती हो? हाले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने पास ही खड़े आकर्षक जोड़े को देखा। स्कूल में कई छात्राएं एक समय वेई सू को पसंद करती थी, लेकिन किसी ने भी इसे सच में व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उनके दिलों में वेई सू एक महान देवता थे, जिन्हें वे केवल देख सकते थे, लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकते थे। इतना उत्कृष्ट व्यक्ति, फिर भी उन्होंने सुयू को देखने के लिए इतनी कोमल आंखों का इस्तेमाल किया। यह पता चला कि महान देवता किसी भी सामान्य आदमी की तरह जो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए उसका बहुत ख्याल रखता है ना? व्यापार जगत के कुछ लोगों ने अपनी आवाज कम करके सुयू के बारे में चर्चा की। शायद किसी ने पहचाना नहीं कि यह किस परिवार की बेटी है, लेकिन वेई सू जैसे प्रतिभाशाली युवक के साथ उसका स्वभाव बिल्कुल भी कमतर नहीं लग रहा था। वेई सू की मौजूदा स्थिति और वेई परिवार की पृष्ठभूमि के साथ वेई सू को जुआंग वेई जैसे आधे अधूरे व्यवसायी की सगाई समारोह में विशेष रूप से शामिल होने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि उसका सोंग परिवार से कोई संबंध हो, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि सोंग परिवार वेई सू की कंपनी के साथ सहयोग कर रहा है। संवेदनशील कानों वाले लोग जल्दी से कारण जान गए। पता चला कि वेई सू की प्रेमिका जुआंग परिवार के बेटे की कॉलेज की सहपाठी थी। ऐसा लग रहा था कि वेई सू इस बार विशेष रूप से अपनी प्रेमिका के साथ आया था, इसलिए वह यहाँ आया था। कुछ वरिष्ठ लोग यह समझकर जोर से हंसे। एक प्रतिभाशाली और तर्कसंगत युवक अपने दिल की लड़की के सामने अभी भी बेहद आज्ञाकारी होगा। जुआंग वेई की मंगेतर सोंग वेई को भी वेई सू के आने की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ा हैरान होकर चली गई। उसकी आंखें वेई सू के बगल में चल रही लड़की की ओर मुड़ा। क्या वह तुम्हारी दोस्त है? ट्रांग वे ने एक विनम्र मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। अपनी नजरें तो नाक से हटाते हुए कहा, वह मेरी विश्वविद्यालय की सहपाठी है। टोंगवी वास्तव में आश्चर्यचकित थी। यह पता चला कि वेई सू भी उस तरह की लड़की पर ध्यान देगी।
यह वास्तव में अकल्पनीय था। उसने हमेशा सोचा था कि ऐसा आदमी प्यार जैसी विलासिता में विश्वास नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां मेरी ओर देख रही हैं। टोन हाक ने वेइसो का हाथ खींचा, मुस्कुराया और अपनी आवाज कम कर दी। मुझे बताओ, तुम्हारा आड़ू फूल का भाग्य कब खत्म होगा? ईर्ष्या। वेइसु ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से सुयू के कान में कहा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देता। क्या वे यह नहीं देखना चाहते कि सीईओ वेई की प्रेमिका कैसी दिखती है? नाहक ने भौहें सिकोड़ते हुए चुपचाप वेइसो के हाथ पर चुटकी ली। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ डेटिंग करना बहुत नुकसानदेह है। प्रेमपूर्ण शिक्षाओं के तहत वेइसु बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। हाँ, मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपको उचित मुआवजा दूंगा। परिणामस्वरूप यह प्रेम पाठ थोड़ा भारी है। क्या तुम दोनों मेरे जैसे अकेले लोगों की आलोचना कर रहे हो? त्रान गुएत ने टोन हाक और nguso को चलते हुए देखा और आत्मीयता से फुसफुसाते हुए कहा, तुम सचमुच मुझे अंधा करना चाहते हो। लेकिन उसने देखा कि आज सुयू का पहनावा बहुत सुंदर था और वेई दा शेन भी हमेशा की तुलना में अधिक सुंदर लग रहा था। या तो सुयू के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था या ट्रांग वे को अपना रुख साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी जिसने प्यार के कारण गंभीरता से काम किया, वह वास्तव में आंखों को भाता था, चाहे आप उसे किसी भी नजर से देखें। वेइसु की पहचान स्वाभाविक रूप से एक अजीब मेजबान द्वारा नहीं, बल्कि ट्रांग वे और टोंगवी द्वारा एक साथ आकर उसका स्वागत करने से हो सकती थी। आप दोनों को बधाई। मुझे आशा है कि आप दोनों जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे। वेइसु बहुत सुंदर थे। उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए अपना मुंह खोला। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत ईमानदार लग रही थी। बधाई हो। सुयू ने दोनों लोगों को सिर हिलाया। उसकी नज़र सोंग वेई की ओर गई। उसकी शक्ल सूरत खराब नहीं थी। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो भी उसकी त्वचा के रंग से काफी मेल खा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान को देखकर सुयू ने अंदाजा लगाया कि शायद सोंग वेई ने भी ट्रांग वे पर कुछ ध्यान दिया है। मिस्टर वेई, क्या आप हमें इस खूबसूरत महिला से मिलवा सकते हैं? महिलाएं हमेशा दूसरी महिलाओं पर ध्यान देना पसंद करती हैं। सोंग वेई ने भी सुयू को ध्यान से देखा, इस लड़की को करीब से देखा जिसमें वेई चू विशेष रूप से रुचि रखता था। हालांकि उसकी उपस्थिति को बेहद सुंदर नहीं माना जाता था, फिर भी वह बहुत अच्छी दिखने वाली थी। उसकी आभा भी लोगों को उसे पसंद करती थी। बस इतना ही था। उसने पाया कि उसके बगल में ट्रांग वे इस लड़की को जानती थी। उसने अपने दिल में संदेह को दबा दिया, बहुत कुशलता से मुस्कुराई। वह मेरी प्रेमिका है। तो नाक, यह तोंग परिवार की बेटी है। तोंगवी। वेइसु को पता था कि सोंग परिवार की यह युवती सौम्य और कमजोर दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह व्यापार जगत में एक बहुत ही साधन संपन्न व्यक्ति थी। मिस सोंग व्यापार जगत में एक सफल लड़की है। नहीं, महाप्रबंधक वेई ने गलत तारीफ की। सोंग वेई ने सुयू के खिलाफ अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। अगर वह वेइसु की गर्लफ्रेंड होती तो चाहे ट्रांग वे के पिछले इरादे कुछ भी रहे हों, वह अब कुछ नहीं कर पाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल मैनेजर वेई ने मेरी इस तरह तारीफ की। सावधान रहो, मिस सु गलत समझ लेंगी और भविष्य में तुम पर ध्यान नहीं देंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वेइसु सच कह रही थी। अगर मैं गुस्सा होना भी चाहूं तो भी मुझे कोई कारण नहीं मिल पाता। नाहक ने वेइसो के शब्दों में चेतावनी सुनी। ऐसा लगा कि यह लड़की भी थोड़ी चालाक थी। जाहिर तौर पर उसने अपना मुंह खोलते ही यह साबित कर दिया। अगर उसे ट्रांग वे के साथ अपने अतीत के बारे में पता होता तो वह नहीं जानती कि वह क्या करती। वह खुद पर मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। यह सुनने के बाद टोंग वेई खुशी से मुस्कुराया।
वेटर की ट्रे से शराब के 2 गिलास उठाए और उन्हें वेई सु और सुयू को दे दिया। महाप्रबंधक वेई और मिस सु दोनों ने मेरी बहुत प्रशंसा की। तो हमें इन गिलासों को एक साथ टकराना चाहिए। कल मुझे अपने दोस्तों के सामने दिखावा करना चाहिए ताकि महाप्रबंधक वेई और मिस सु से प्रशंसा प्राप्त कर सकूं। थोड़ा दिखावा न करना बेकार होगा। कितनी होशियार लड़की है, सुयू ने मन ही मन सोचा। पहले ही वाक्य ने वेई सु और उसके दर्जे को पहले ही ऊंचा कर दिया था। सोंग वेई को भी यह स्पष्ट नहीं था कि वह कौन है, लेकिन हर वाक्य ने उसे वेई सु के बराबर खड़ा कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वेई सु ने भी उसकी प्रशंसा की। आज वीवी के साथ मेरी सगाई समारोह में आने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। ट्रांग वे ने अनिच्छा से शराब का एक घूंट लिया। उसकी आंखें 2 लोगों की अंतरंग हरकतों पर ध्यान केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं सकीं। सगाई समारोह शुरू होने वाला है। क्षमा करें, मैं आप दोनों का मनोरंजन नहीं कर सकता। कृपया निःसंकोच, वेई सु ने मुस्कुराते हुए कहा। सुयू और मुझे बातचीत करने के लिए कुछ पुराने सहपाठी मिल गए। सोंग वेई ने झुआंग वेई को देखा, फिर सुयू को, सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर झुआंग वेई के साथ हाथ मिलाया, घूमा और चला गया। तथाकथित सगाई समारोह सिर्फ 2 परिवारों का मामला था जो सहयोग करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए 2 परिवारों की युवा पीढ़ियों को एक साथ रखना पड़ा। चाहे कितना भी प्यार हो, उन्हें नहीं पता, लेकिन अगर 2 लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे इतनी भव्य सगाई समारोह नहीं करेंगे, बल्कि शादी के लिए सब कुछ समर्पित करेंगे। सगाई की अंगूठियों का आदान प्रदान करते हुए दूल्हा और दुल्हन ने एक साथ केक काटा। फिर झूठी मुस्कुराहट थी, एक तरह की खोखली खुशी। सुयुए मंच पर जोड़े को देख रही थी। उसका मूड अजीब था, थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था। वह आदमी जो कुछ महीने पहले दूसरी लड़की को अंगूठी दे रहा था, वह अभी भी उसका प्रेमी था। उसने अपनी जवानी के 2 साल उसके साथ बिताए थे और उसने शादी करने, बच्चे पैदा करने और फिर साथ में बूढ़ा होने के बारे में भी सोचा था। लेकिन किस्मत कितनी अजीब होती है। जब आप सोचते हैं कि अगला कदम खुशी है, तो यह एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। अभी स्टेज पर युगल चुंबन कर रहे हैं, चारों ओर तालियां बज रही हैं। वह आगे बढ़ती है, सभी की हरकतों का अनुसरण भी करती है, लेकिन उसके दिल में एक भी भावना नहीं है। न प्यार, न नफरत। टकराना, यह शराब के टूटे गिलासों की आवाज थी। सुयू ने पीछे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और वेटर के पैरों के नीचे कुछ टूटे गिलास देखे। शराब ने लिन क्यू की स्कर्ट को भिगो दिया था। एक नज़र में कोई भी देख सकता था कि लिन की शराब ले जा रहे वेटर से टकरा गई थी। ऐसी खुशहाल स्थिति में सबसे वर्जित बात कुछ तोड़ना था। इन सभी वेटरों ने पेशेवर प्रशिक्षण लिया था और वे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। सोंग और झुआंग परिवार के बुजुर्गों के चेहरे बहुत बदसूरत थे, लेकिन जो लोग आए थे वे मेहमान थे, इसलिए वे कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने बस उस व्यक्ति को साफ करने के लिए कहा और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, जमीन पर फूल खिल रहे हैं, बहुत सौभाग्य है। टोंग वेई के चेहरे पर मुस्कान भी अप्राकृतिक हो गई। वह लिनकी के पास गई और झूठी मुस्कान के साथ बोली, इस युवती को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा साफ सफाई कर लो और सब ठीक हो जाएगा। जब दूसरे पक्ष ने अपना सिर उठाया तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वह त्रांगवे की पूर्व प्रेमिका लैम क्या से मिल चुकी थी और दूसरे पक्ष को आज दुखी देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन अंदर से मुस्कुराई नहीं और बोली, तो यह मिस लैम है। मैं किसी को आपके लिए बदलने के लिए कुछ कपड़े लाने के लिए कहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लैम क्या ने अपने हाथ से अपनी स्कर्ट थपथपाई। उसकी नज़र ट्रांगवे पर थी जो टोंगवी के पीछे चल रही थी।
उसने ट्रांग वे की आंखों में अधीरता साफ देखी। वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। ट्रांग वे, वास्तव में तुम मुझसे भी अधिक दयनीय हो, टोंग वेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मिस लैम, अगर आप बकवास करना जारी रखेंगी तो मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा। आपको मुझे आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं तो बस यह देखने आया था कि यह घृणित आदमी कैसे व्यवहार करता है। लैम क्या मंद मंद मुस्कुराई। जैसे ही एक वेटर पेय लेकर आया, उसने नींबू पानी का गिलास रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे सीधे ट्रांग वे के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे ट्रांग वे की सफेद पोशाक पर हल्के पीले रंग का एक बड़ा धब्बा लग गया। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना और फिर भी सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार होने का दिखावा करना कितना घृणित है। लैमकी ने फिर से टोंगवी की ओर देखा। पिछली बार मिस टोंग ने मुझे धमकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया था। आज मैं आपको सबके सामने बता दूंगी कि केवल आप ही ट्रांग वी नाम के इस आदमी को चाहती हैं। कल मैं चली जाऊंगी। मैं आपको मुझे धमकाने के लिए अपने टोंग परिवार की शक्ति का उपयोग नहीं करने दूंगी। लिन क्यू ने अपनी बात खत्म करने के बाद भीड़ में खड़ी सुयू को देखने के लिए पीछे मुड़ी, फिर बिना पीछे देखे वह हॉल से बाहर चली गई। सोंग वेई इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यह महिला ऐसा शर्मनाक काम करेगी। उसने अपने आसपास के मेहमानों को देखा, फिर अपनी स्कर्ट पर छलक आए नींबू के रस को देखा और कुछ शब्द कहने की कोशिश की। मुझे बहुत खेद है, हमें खेद है कि हम कुछ समय के लिए आपका मनोरंजन नहीं कर सकते। यह पता चला है कि लैम क्या का भी ऐसा पक्ष है। किसी कारण से तो नाक को ऐसा लगता है कि वह लैम क्या को थोड़ा अधिक पसंद करती है। इस तरह ट्रांग वे के चेहरे पर नींबू का रस फेंकना, वह भी ऐसा करना चाहती थी। दुर्भाग्य से उसके पास मौका नहीं था। अप्रत्याशित रूप से लैम क्या ने उसके विचार पूरे कर दिए। बस यही है, इस टोंग वेई को लैम की से परेशानी क्यों हुई? यह कदम वाकई चौंकाने वाला है। वह अपनी पूर्व प्रेमिका को परेशानी में डालने के लिए नहीं ढूंढेगी, है ना? अचानक मुझे लैम क्या को देखने में बहुत अधिक आनंद आने लगा। ट्रान गुयेत एक कोने में खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और भावुक होकर बोले, ट्रांग वे जैसे बेशर्म आदमी के साथ व्यवहार करते समय विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली झुआनरान ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार झुआंग और सोंग परिवारों ने बहुत ज्यादा सम्मान खो दिया था। सौभाग्य से मेहमान सभी समझदार लोग थे और वे जल्दी से हंस पड़े। हालांकि उनकी आंखों में अभी भी थोड़ा उत्साह था क्योंकि उन्होंने एक अच्छा शो देखा था। निश्चित रूप से अधिकांश लोगों ने उत्साह को देखने का आनंद लिया और थोड़ा खुश थे। सुयू ने अपने आसपास एक दूसरे से बात कर रहे मेहमानों पर नजर डाली। उसे यकीन था कि कल सभी कंपनियों को पता चल जाएगा कि आज क्या हुआ। अच्छी खबर घर से बाहर नहीं जाती, बुरी खबर हजारों मील दूर तक जाती है, यही सच्चाई है। वास्तव में मुझे लगता है कि रेड वाइन फेंकना अधिक प्रभावी होगा। वेई सू ने सुयू के कान में फुसफुसाया, इस तरह से यह और भी अधिक संतोषजनक है। सुयू, वेई सू, क्या आप एक महान मंत्री नहीं हैं? क्या आपको इतना खुश होने का नाटक करने की जरूरत है? अध्याय 51, प्यार हो या न हो। यूनिवर्सिटी बी के सहपाठियों ने वेई सू और सुयू को अपनी ओर आते देखा। उनकी मूल रूप से सुस्त मुद्राएं तुरंत गंभीर हो गईं, जिससे सुयू एक बार फिर वेई सू के आकर्षण पर आहें भरने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी इस व्यक्ति के बाहरी रूप से धोखा खा गए। चेन यू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। वेई सू ने ट्रान गुयेत को देखा और बात करने की पहल की। नमस्ते मिस्टर वेई। कुछ महीने पहले मंत्री वेई को यह भी नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन अब उन्होंने उसे बधाई देने की पहल की। क्या इसे सुयू के साथ अच्छे दोस्त होने का लाभ माना जा सकता है?
उसने टोन नाहक की ओर देखा। अच्छा आदमी, किसी लड़की को उसे चुराने मत दो। टोन नाहक ने आसमान में बादलों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ट्रान गुयत ने अपनी आंखें घुमाई। यह बेकार आदमी। मिस्टर ngoई, लड़के और लड़कियां दोनों वेई सू से बात करने लगे। किसी ने सुयू को पहचान लिया और उसका अभिवादन किया। सभी को नमस्ते। वेई सू ने बस सिर हिलाकर अभिवादन किया। वह सुयू को यहाँ सिर्फ अपने विश्वविद्यालय के दोस्तों को यह बताने के लिए लाया था कि सुयू उसकी प्रेमिका थी, न कि वह लड़की जिसे झुआंग वेई ने छोड़ दिया था। कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें उसे सुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह उनके बारे में सोच सकता था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि सुयू के साथ अन्याय हो, और उससे भी ज्यादा वह नहीं चाहता था कि इन लोगों को सुयू और झुआंग वेई के बीच कोई संबंध हो। जैसे ही वेई सू सामने आई, कौन बहस करने की हिम्मत करेगा? सुयू ने अपने सहपाठियों की निगाहों को देखा जो वी सू को ऐसे देख रहे थे जैसे वे मूर्तियां हों, और अचानक महसूस किया कि उसने आज अपने पहनावे पर अपना दिमाग बर्बाद कर दिया है। वी सू की प्रेमिका का नाम ही, अगर वह यहाँ बोरी पहनकर भी आती तो वह पहले से ही मशहूर होती। सबसे संभावित युवा उद्यमों में से एक ठोस पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक सुंदर चेहरा, पहले आने वाले उद्यमों द्वारा प्रशंसित, बाद में आने वाले उद्यमों द्वारा प्रशंसित, ऐसा व्यक्ति। शायद उसने एक रक्षक कुत्ता पाला हो, लोग भी उसकी प्रशंसा करेंगे। एक शुद्ध रक्तवंश, घर की रखवाली करने की क्षमता। यह वास्तव में अंधभक्ति थी जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं करती थी। सुयू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यह महान अधिकारी वास्तव में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। हेली ने अभी अभी सुयू के बारे में कुछ बुरा कहा था, और यह दृश्य देखकर उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में बदसूरत थी, और वह उदास होकर चली गई। चेन यू ने व्यंग्यात्मक रूप से हेली को देखा, यह सोचकर कि वह दूसरों का मजाक देख पाएगी, लेकिन अंत में वह खुद दूसरों की गपशप का मजाक बन गई। तुम्हारा रवैया क्या है? टोन नाहक ने उसकी बदसूरत अभिव्यक्ति देखी, ट्रान गुयत के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे और वापस नहीं किए, या उसने तुम्हारा पक्ष लिया? अभी वह तुम्हारे बारे में गपशप कर रही थी। ट्रान गुयत थोड़ा असंतुष्ट थी। उसने अपनी आवाज कम की और शिकायत की, वह सोचती है कि आप ऐसी महिला हैं जो जीने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। ट्रांग वे की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि गुस्सों के बिना भी आप अभी भी उससे कहीं बेहतर रहती हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह का दिमाग बना है, हमेशा उम्मीद करती रहती है कि दूसरे अच्छे से नहीं जिएंगे। मुझे लगा कि आप किसी बात पर नाराज हैं। सुयू ने वेई सू को देखा जो कुछ युवकों से बात कर रहा था, यह देखकर कि वह इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, और फिर से कहा, इससे पहले जब हम अभी भी स्कूल में थे, मेरे और उसके बीच का रिश्ता अभी भी वैसा ही था। चाहे लोग कुछ भी कहें, मेरा जीवन अभी भी वैसा ही था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उससे बेहतर जीवन जिएं। अब जब आप ट्रांग वे को इस तरह देखते हैं तो आपको बहुत आश्वस्त होना चाहिए। ट्रान गुयत के चेहरे पर एक स्पष्ट उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। मुझे किस बात का भरोसा है? सुयू थोड़ा उलझन में थी, क्योंकि वह खुशी से नहीं रहता है। सुयू एक और व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पर हंसना पसंद करता है। इस समय वेई सू पहले ही उसके पास आ चुका था, उसका हाथ पकड़कर कह रहा था, मेरे साथ वहाँ कुछ व्यापारिक मित्र हैं, तुम अपने दोस्तों से बात कर सकती हो। सुयू जानती थी कि वेई सू उसे और चेन यू को बात करने के लिए कुछ समय देना चाहता था। उसने सिर हिलाया, तुम आगे बढ़ो। चेन यू ने उसे तिरस्कार से देखा, यह बदमाश बहुत बेरहम था। सोंग वेई को उम्मीद नहीं थी कि वह अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में इस तरह से अपना सम्मान खो देगी, और एक महिला की वजह से जिसे उसने हमेशा तिरस्कृत किया था।
उसने अपने कपड़े बदले और झुआंग वेई के पास चली गई जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। झुआंग वेई का रंग रूप भी अच्छा नहीं था। चाहे कोई भी महिला मेहमानों के सामने शराब पी ले, उनका मूड अच्छा नहीं होता। सोंग वेई ने उसकी ओर देखा, उसके साथ जाने का इंतजार किए बिना मुड़कर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। झुआंग वेई उदासीन भाव से वहीं खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ा। सुयू वेई भाई के साथ कैसे हो सकता है? मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि वेई भाई सुयू जैसी किसी को पसंद करेगा। इतनी सारी तरकीबें, तुम और क्या कर सकते हो? उस साल जब ट्रांग वे अभी भी स्कूल में थी, क्या तब भी बहुत शोर नहीं हुआ था जब वह उसका पीछा कर रहा था? उस समय सभी ने कहा कि ट्रांग वे टो नाक से बहुत प्यार करता था और बाद में उसका एक पैर अंदर और एक पैर बाहर भी था। उस समय झुआंग वेई और सुयू के बीच की प्रेम कहानी एक टीवी सीरीज बनाने के लिए पर्याप्त थी। पुरुष प्रधान अमीर और दीवाना था, महिला प्रधान की एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। दुर्भाग्य से वास्तविकता और परियों की कहानी अलग थी। अंत में सुयू को लिन क्यू से बुरी तरह हारने वाला माना गया। वास्तव में वर्तमान परिणाम पूरी तरह से लिन क्यू के कारण था। जब वह तीसरी पार्टी थी तो उसे सोचना चाहिए था कि एक दिन उसे भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि झुआंग वेई सुयू के प्रति ऐसा नहीं है। वह केवल लिन क्यू को एक खिलौने के रूप में देखता है, लेकिन सुयू के प्रति उसके मन में एक बार वास्तविक भावनाएं थी। वास्तविक भावनाएं हैं या नहीं, केवल झुआंग वेई ही जानता है। कम से कम अभी झुआंग वेई किसी अन्य महिला से सगाई कर रहा है, जबकि सुयू तुरंत मुड़ी और सबसे अच्छी नाव पर सवार हो गई, जो वेई भाई है। सोंग वेई कोने में खड़ी थी, झुआंग वेई के 2 विश्वविद्यालय के दोस्तों की बातें सुन रही थी। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वेई सु की प्रेमिका के मन में एक बार झुआंग वेई के लिए भावनाएं थी। इसके अलावा 2 लोगों को बात करते हुए सुनकर यह अतीत बहुत दिलचस्प लग रहा था। सुयू के प्रति झुआंग वेई की निगाहें लिन क्यू की ओर निगाहों से वास्तव में अलग थी। लिन क्यू की ओर निगाहों में खेद और अधीरता थी। वह अचानक समझ गई। त्रांग वे का लैम क्या के प्रति पछतावा उस दिन उसके पास आने का पछतावा था, और तो नाक का उस दिन उसे धोखा देने का पछतावा था। यह पता चला कि तोंग वी के मंगेतर के दिल में एक और महिला थी। उसने अपने पीछे दालान की ओर देखा, पीछे मुड़ी और देखा कि ट्रांग वे अभी भी दूर खड़ा था। तो नाक का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? टोंग वी ने ट्रांग वे की तरफ देखा, उससे जवाब जानना चाहा। ट्रांग वे ने उसका सामना किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वह और मैं अब सिर्फ पुराने सहपाठी हैं। क्या वह आपको सिर्फ एक सहपाठी के रूप में देखती है, या आप उसे सिर्फ एक पुराने सहपाठी के रूप में देखते हैं? सोंग वेई ने गहरी सांस ली। झुआंग वेई, सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा पहले दूसरी महिलाओं के साथ किस तरह का रिश्ता था, लेकिन अब से मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के बारे में सोचना बंद करो। झुआंग वेई ने शांति से कहा, तुम और मैं पहले से ही सगाई कर चुके हैं। सोंग वेई ने उसके उदासीन स्वर को सुना और थोड़ा गुस्सा महसूस किया, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। अभी भी बाहर कई मेहमान हैं। चलो पहले बाहर चलते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें धीरे धीरे संभाला जा सकता है। बाहर जाने के बाद टोंग वेई ने नजर डाली और देखा कि टोन हाक मुस्कुरा रही थी और किसी और से बात कर रही थी। उसके बगल में ट्रान परिवार की बेटी खड़ी थी। कुछ ही दूरी पर वेई सु सुयू की ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर उसने अपना सिर झुकाया और चुपके से मुस्कुराते हुए झुआंग वेई से कहा, वे दोनों बहुत स्नेही लगते हैं। झुआंग वेई ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस दूसरे मेहमानों से बात करने के लिए मुड़ गया। सोंग वेई को वहीं अकेला छोड़ दिया।
भाई वेई ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक ड्रिंक लाया। यह बहुत सम्मान की बात है। त्रान गुएत ने टोनहाक की शान का आनंद लिया। वेई सो के हाथ से नींबू पानी का गिलास लिया। बचा हुआ गिलास स्वाभाविक रूप से टोनहाक के हाथ में चला गया। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। नाहक नाहक का दोस्त मेरा भी दोस्त है। वेईसु ने खुलेआम और ईमानदारी से सुयू के दोस्त से परिचित होने की कोशिश की, जिससे सुयू ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तो मिस्सु को नींबू पानी पीना पसंद है। टोंग वेई मुस्कुराया और पास आकर टोनहाक से बातचीत करने लगा, फिर कुछ विनम्र शब्द कहने लगा। उस समय उसने देखा कि वेईसु सुयू को खाली गिलास एक तरफ रखने में मदद कर रही थी, और फिर अपने शरीर से एक सफेद रुमाल निकाला और सुयू को उसके हाथ पहुंचने के लिए दे दिया। सुयू भी वेईसु की विचारशीलता के प्रति बहुत स्वाभाविक थी। उन दोनों के बीच समझ की एक अकथनीय भावना थी। सोंग वेई एक नज़र में समझ गया। झुआंग वेई के लिए सुयू वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन सुयू के लिए झुआंग वेई सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने उसकी भावनाओं को धोखा दिया था, और आज वह सिर्फ एक सहपाठी था जिसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। उत्तर प्राप्त करने के बाद सोंग वेई चला गया। सुयू ने कुछ संदेह के साथ सोचा। अभी अभी सोंग वेई की उसकी ओर निगाहें थोड़ी अमित्र लग रही थी, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? अध्याय 52। ट्रान गुएत के घर में तो नाहक सोफे पर बैठा हुआ सेब चबा रहा था और चैनल बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल को बेपरवाही से पकड़े हुए था। भगवान आप पर बहुत मेहरबान है। ट्रांग वे की सगाई समारोह में जिस तरह से आप लोग मंच पर गए, वह वाकई अद्भुत था। ट्रान गुएत तो नाहक के बगल में बैठ गई। उसका चेहरा किसी तरह के मिश्रित मुखौटे से ढका हुआ था। काले चिपचिपे पदार्थ को देखकर तो नाहक घृणा से एक तरफ हट गई। उस नज़र से क्या मतलब है? ट्रान गुएत ने तो नाहक के हाव भाव देखे और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम यह जानते हो? हाँ, मैंने सुना। जिस तरह से मैं और महान भगवान मंच पर आए वह वाकई अद्भुत था। उसके बाद क्या हुआ? नाहक ने सिर हिलाया, टीवी चैनल बदलकर सामान्य चैनल लगा दिया और सेब चबाना जारी रखा। क्या तुम सच में मूर्ख हो या मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? ट्रान गुएत को इस बात का अफसोस था कि वह कुछ नहीं करके अपना गुजारा नहीं कर सकती, और उसने नाहक के माथे पर हाथ मारा। मैंने यह तुम्हारे लिए किया। क्या तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते? नाहक को इतना मारा गया कि उसका सिर पीछे की ओर गिर गया। उसका पूरा शरीर सोफे पर सीधा पड़ा था। किसने कहा कि मैं निर्दयी हूँ? वह एक पल के लिए रुकी, मानो किसी ऐसी बात के बारे में सोच रही हो जिससे लोग दुखी होते हैं, लेकिन पलक झपकते ही उसका रवैया सामान्य हो गया। चेन यू ने उस पल में हुए बदलाव को नोटिस नहीं किया और सुयू से बड़बड़ाती रही कि एक अच्छा आदमी मिलना कितना मुश्किल है, और एक वफादार आदमी जो उसकी देखभाल करना जानता है, वह जल्द ही रेड बुक में एक प्राणी बन जाएगा। जब चेन यू अभी भी बात कर रही थी, कॉफी टेबल पर सुयू का फोन बज उठा और चेन यू ने बहुत होशपूर्वक अपना मुंह बंद कर लिया और कमरे में जाने के लिए खड़ी हो गई। वेईसु, क्या बात है? दरवाजा बंद करने से पहले चेन यू ने ऐसा वाक्य सुना और वह तुरंत मुस्कुराई। हर आदमी झुआंग वेई जैसा नहीं होता। सुयू निश्चित रूप से उस पर फिर से भरोसा करना चुनेगी। आधे घंटे बाद चेन यू कमरे से बाहर आई और उसने देखा कि सुयू एक तकिया गले लगाकर बैठी हुई टीवी देख रही थी। वह मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाई। हमने आपको केवल आधे दिन से नहीं देखा है, लेकिन वेईदा शेन को पहले से ही आपकी याद आ रही है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? सुयू का चेहरा चमक रहा था, लेकिन जब उसे याद आया कि वेईसु ने कहा था कि वे इस सप्ताहांत उसके माता पिता से मिलने जाएंगे, तो उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई। इतनी खुशी से मुस्कुराना, क्या कुछ अच्छा है? ट्रान गुएत ने पूछा।
उसने मुझसे कहा कि मैं इस सप्ताहांत उसके साथ घर आऊं। सुयू ने तकिया घुमाते हुए कहा, यह थोड़ा अजीब लगता है। क्या यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां दुष्ट बहू अपने ससुराल वालों से मिलती है? ट्रान गुएत ने कहा, जैसा कि एक महान मंत्री से उम्मीद की जाती है, उनकी कार्यशैली वास्तव में बहुत ही कठोर है। टोन नाहक ने तिरस्कार से देखा, उठकर रसोई में जाकर स्टू सूप का बर्तन लाया। अरे मिस, मैंने आपके लिए कुछ डक स्टू बनाया है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। ट्रान गुएत ने बर्तन का ढक्कन कपड़े से उठाया। एक सुगंधित गंध उसके चेहरे पर फैल गई। उसने चखने के लिए एक चम्मच लिया। स्वाद बुरा नहीं था। हर दिन काम करते समय आपको आराम पर ध्यान देना चाहिए। तो नाहक ने उसे खुशी से शराब पीते हुए देखा और राहत की सांस लेते हुए अपनी घड़ी देखी। मुझे भी घर जाना है। मुझे कल भी काम पर जाना है। चलो मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए कार ले आता हूँ। ट्रान गुएत ने पीछे नहीं हटते हुए चम्मच नीचे रखा और कार की चाबियां लेने चला गया। कोई जरूरत नहीं, तुम अभी बीमारी से ठीक हुए हो, ज्यादा इधर उधर मत घूमो। सुयू ने चेन यू को रोका। ऐसा हुआ कि वेई सु पास में ही व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे हमें रास्ते में ही ले लें। वेई दा शेन के विचारशील रूप को देखते हुए शायद शहर के पूर्व से शहर के पश्चिम की ओर जाना निश्चित रूप से सुविधाजनक माना जाएगा। ट्रन गुएत ने और कुछ नहीं कहा। अपनी आंखों का उपयोग करके टोन नाहक को दरवाजे तक भेजा। फिर एक क्लिक की आवाज सुनी। दरवाजा बंद हो गया। वह खिड़की के पास गई और पर्दा उठाया। 1 या 2 मिनट बाद जैसे ही सुयू नीचे आई, एक काली कार सुयू के ठीक सामने आकर रुकी। कार में बैठा युवक बाहर निकला, सुयू की मदद से दरवाजा खोला और फिर वापस कार में बैठ गया। कुछ ही देर बाद कार पड़ोस से निकल गई। चेन यू ने कार को दूर दूर तक जाते देखा, मुस्कुराई, सोफे पर वापस बैठ गई और डक सूप पीना जारी रखा। कार में सुयू ने कुछ चिंता के साथ वेई सु को देखा। क्या हमें वाकई इस सप्ताहांत चाचा और चाची से मिलने जाना है? कार लाल बत्ती पर रुकी। वेई सु ने सुयू के चिंतित भाव को देखा और बहुत सहनीयता से मुस्कुराया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम आज वापस जा सकते हैं। सुयू ने जल्दी से खांसी और अपनी आंखें वेई सु से हटा लीं। बत्ती हरी है, आप जल्दी से गाड़ी चलाएं। वेई सु ने सुयू की गुस्से वाली हरकतों पर बहुत विचार किया और जोर से नहीं हंसा। वेई सु की हंसने की इच्छा लेकिन हंसी न आने की शैली बहुत सफल रही, जिससे सुयू ने उसकी ओर देखा। उसने गुस्से से कहा, चिंता मत करो, मेरे माता पिता दोनों ही बहुत मिलनसार लोग हैं। वे पिछली बार तुमसे मिले थे और वे दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वेई सु ने विनम्रतापूर्वक आश्वस्त किया, मैंने हाल ही में उन्हें फोन किया था। वे अक्सर आपके बारे में पूछते थे और यहाँ तक कि अपनी बहू को थोड़ा जल्दी वापस लाने के लिए भी कहते थे। आपकी बहू कौन है? सुयू को अपने गालों में गर्मी महसूस हुई। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। क्या बहू? रात में सुयू सपना देख रही थी। अचानक एक आलू के 2 नुकीले दांत निकले और उसने अपनी बहू को बुलाया, जिससे वह इतनी डर गई कि वह चौंक कर उठ गई। उसने अपना सिर कंबल से ढक लिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस कमीने वेई सु ने बहू के बारे में कुछ बकवास कहा था, जिससे उसे आधी रात को बुरे सपने आने लगे। यह बहुत भयानक था। सुबह जल्दी उठने पर उसकी आंखों के चारों ओर 2 हल्के काले घेरे थे। सुयू ने आईने में देखा, आह भरी, नीचे गई और वेई सु से उसे काम पर ले जाने के लिए कहा। अब कंपनी में बहुत से लोग वेई सु के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानते थे। जो पुरुष सहकर्मी पहले उसके लिए बहुत मददगार थे, वे अचानक बहुत ज्यादा संकोची हो गए, जबकि महिला सहकर्मियों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। बस कभी कभार ही वे उसकी तरफ कुछ ईर्ष्या भरी नजरें डालती थी।
सुयू को यह अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि हर कोई क्या सोच रहा है। वह अब भी पहले की तरह काम करती थी, अपने सहकर्मियों के साथ पहले की तरह ही बातचीत करती थी। दोपहर में जब उसने गियांग दिन को ढेर सारे दस्तावेज सौंपे, तो उसकी बहन ने उसे वापस बुलाया। नाहक, हमारी कंपनी के एक ग्राहक ने कहा है कि वह तुमसे मिलना चाहता है। गियांग दिन व्यस्त लग रहे थे, दस्तावेजों को साफ करते हुए लगातार कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहे थे। ग्राहक, सुयू को थोड़ी हैरानी हुई। वह सिर्फ एक सहायक प्रबंधक थी, उसे इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। जियांग टिंग ने सुयू के हैरान भाव को देखा और समझाया, यह व्यक्ति एक खाद्य कंपनी की बेटी है, उसका नाम सोंग वेई है, क्या तुम उसे जानते हो? सुयू और भी हैरान थी। उसने ट्रांग वे की सगाई समारोह में उससे सिर्फ कुछ शब्द कहे थे। वह उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी कि बाहर जाकर अकेले में इस तरह बात कर सके। वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अगर तुम नहीं जाना चाहती, तो मत जाओ। सुयू के असामान्य भाव को देखकर गियांग दिन्ह ने कहा, मैंने उसे सीधे उत्तर नहीं दिया, मैंने बस इतना कहा कि मैं इसे आपको दे दूंगा। यह उसका व्यवसाय कार्ड है। धन्यवाद। सुयू ने वास्तव में जियांग टिंग की चिंता की सराहना की। यदि यह कोई अन्य वरिष्ठ होता, तो शायद वह उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचता और उससे मिलने के लिए मजबूर हो जाता। ठीक है, आप इसे स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं। जियांग टिंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सुयू ने अपने हाथ में परफ्यूम की हल्की खुशबू वाला बिजनेस कार्ड पकड़ा हुआ था। सीईओ के ऑफिस से निकलते समय उसका दिमाग चकरा गया था। अपने सहायक के ऑफिस में वापस आकर उसने भौहें सिकोड़ी और इस बिजनेस कार्ड को देखा। यह सोंग वेई आखिर चाहती क्या है? अगर यह पहले होती, तो वह ज्यादा नहीं सोचती। आखिरकार उसके पास दूसरे पक्ष के लिए गणना करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उसके पास अभी भी सीईओ जिन चू की प्रेमिका होने की पहचान थी। भले ही दूसरे पक्ष ने उस पर ध्यान न दिया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वे वेई चू पर ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा यह एक ऐसी लड़की थी जिसकी वेई चू ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह सरल नहीं है। सगाई समारोह के दौरान उसने किसी भी तरह से इस लड़की को नाराज नहीं किया। अगर वह जिन चू या बाई शेंग के साथ सहयोग करना चाहती थी, तो उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं थी। भावनाओं की बात करें तो उनके बीच उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बस बात करने के लिए किसी की तलाश कर रही थी? कुछ देर सोचने के बाद कोई नतीजा न निकलने पर सुयू ने बिजनेस कार्ड एक तरफ रख दिया और बात जारी रखी। वह अपना काम करती रही और इस टोंग वेई के बारे में, जो कोई महत्व नहीं रखती थी, वह तुरंत ही उसे भूल गई। किसने सोचा था कि जब वह काम से छुट्टी लेकर आएगी तो उसे इस टोंग लड़की का फोन आएगा। अध्याय 53 आंतरिक विभाजन। जब उसे सोंग वेई का फोन आया तो सुयू कुछ दस्तावेजों को छांट रही थी। उसने दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनी और थोड़ा हैरान हुई। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि सोंग वेई इतना जिद्दी व्यक्ति होगा, या बल्कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना अजीब व्यक्ति होगा, जो उसकी कल्पना से अलग प्रतीत होता है। मिस सोंग वेई को देखने के बाद सुयू ने मुस्कुराने की कोशिश की और वेटर के अभिवादन को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। केवल इतना कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या मिस सोंग को कुछ कहना है? उसे इस सप्ताहांत वेई सू के माता पिता से मिलने जाना था, इसलिए वह अगले कुछ दिनों में अपने नए उपन्यास के कुछ अध्याय लिखना समाप्त करना चाहती थी। वह शायद ही कभी ऐसी जगहों पर जाती थी जहां एक कप कॉफी की कीमत उसके कई दिनों के रहने के खर्च के बराबर होती है। मिस सू, क्या आप बहुत व्यस्त हैं? टोंग वेई ने धीरे से कप में कॉफी हिलाई, फिर एक और घूंट लिया। उसका आसन बेहद खूबसूरत था,
एक नज़र में ही आप बता सकते थे कि उसका बैकग्राउंड कितना परफेक्ट था। यह बस सामान्य है। सुयू ने दूसरे पक्ष की हरकतों को देखा जो एक फैशन पत्रिका में छपने के लिए पर्याप्त थी। मन ही मन अपनी स्वतंत्र रूप से खाने की छवि से घृणा करने लगी। तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि मिस सू हाल ही में बहुत व्यस्त रही हैं। उन्हें एक ही समय में काम और रचना करनी पड़ रही है। सोंग वेई ने धीरे से हंसते हुए कहा, शायद ट्रांग वे को अभी तक पता नहीं है कि उसकी पूर्व प्रेमिका एक प्रतिभाशाली महिला है। सुयू का दिल धड़क उठा। यह वास्तव में ट्रांग वे से संबंधित था। शायद मिस सोंग को गलत याद है। उसकी पूर्व प्रेमिका लैम क्या थी? यह मैं कैसे हो सकती हूँ? सही या गलत, हम सभी अपने दिलों में यह जानते हैं। ट्रांग वे के लिए लैम क्या सिर्फ एक खिलौना है? सोंग वेई की मुस्कान वाकई चतुराई भरी थी। पैसे वाले लोगों का एक अतीत होता है। सुयू ने आखिरकार सोंग वेई के इरादों को समझ लिया। ऐसा नहीं था कि सोंग वेई को इस बात की चिंता थी कि वह और ट्रांग वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनिच्छुक थी। हर महिला को यह पता चलने के बाद कि उसके प्रेमी की कोई पूर्व प्रेमिका है, उस पूर्व प्रेमिका के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। बस कुछ लोग इस उत्सुकता को दबा सकते हैं, जबकि कुछ नहीं दबा पाते। टोंगवी उत्सुक था, इसलिए वह उसके पास आया, इधर उधर की बातें की, लेकिन अंत में अभी भी दिखावा करना चाहता था। टोंग वेई द्वारा उनके उपन्यास लेखन के बारे में की गई चर्चा में ट्रांग वे को धोखा देने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। यह सोचते हुए सुयू ने आह भरी, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा दूसरे लोगों के मामलों की जांच करना पसंद करते हैं, इतनी आसानी से कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। महिलाएं हमेशा महिलाओं को समझती हैं। सुयू को जल्दी ही एहसास हो गया कि सामने वाली लड़की उसे पसंद नहीं करती, और यहाँ तक कि उसका अनादर भी करती दिख रही थी। सुयू इस अमीर दुनिया के खेल को नहीं समझती थी, लेकिन उसने अमीर लोगों द्वारा मशहूर हस्तियों का समर्थन करने या कुछ और करने के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी। लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह कैसी दिखती है। वह अमीर लोगों द्वारा समर्थित होने के स्तर पर नहीं थी। भले ही लिन क्यों गलत थी, कम से कम वह झुआंग वेई के प्रति ईमानदार थी। अगर उससे उसके और झुआंग वेई के बीच के रिश्ते के बारे में पूछा जाए जिसे लिन क्यू ने बर्बाद कर दिया, जिससे सुयू और भी ज्यादा निराश हो गई, तो वह बिना सोचे झुआंग वेई का नाम लेगी। किसी भी प्रेम त्रिकोण में तीसरा व्यक्ति गलत होता है, लेकिन अस्थिर दिल वाला आदमी और भी ज्यादा गलत होता है। सोंग वेई के कठोर शब्दों ने वास्तव में सुयू को दुखी कर दिया। जो लोग दूसरों के साथ खेलना पसंद करते हैं, एक दिन उनके साथ दूसरे भी खेलेंगे, कोई भी अपवाद नहीं है। सोंग वेई को उम्मीद नहीं थी कि सुयू ऐसा कहेगी। कॉफी कप पकड़े हुए उसका हाथ एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत हंस पड़ा। मिस सू के शब्द बहुत सार्थक हैं, लेकिन मैं केवल लिन क्यू के साथ खेलता हुआ देख रहा हूँ। पैसे के बिना एक महिला अपने चेहरे पर भरोसा करती है जिसने अपनी जवानी को ज्यादा नहीं देखा है, एक सुनहरे घोंसले में चढ़ना चाहती है। अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खेला जा रहा है, तो क्या है? सुयू ने भौहें सिकोड़ी। सोंग वेई के शब्द वेई स्पष्ट रूप से लिन क्यू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि वह एक कुत्ते को डांट रही थी? उसने अपनी भौहें उठाईं और उसे याद दिलाया, जो लोग दूसरों पर हंसते हैं, शायद एक दिन दूसरे भी उन पर हंसेंगे। जब आप बोलते हैं, तो अपने लिए एक रास्ता छोड़ना बेहतर होता है। यह सुनते ही सोंग वेई की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे लगा कि सुयू उसका मजाक उड़ा रही है, और उसकी आवाज तीखी हो गई। इस शुक्रवार की रात जनरल मैनेजर वेई के दादा का 80वां जन्मदिन समारोह है। मैंने सुना है कि इसमें शामिल होने के लिए कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस सू को अभी तक निमंत्रण मिला है।
सुयू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वेईचू के दादा का 80वां जन्मदिन समारोह? वेईचू ने अभी तक इसका उल्लेख क्यों नहीं किया है? उस दिन वेई परिवार में आए लोगों के बारे में सोचते हुए उसने अचानक चाहा कि वह समय में पीछे जाकर उस दिन पर लौट जाए जब उसने वेईसू के साथ उसके माता पिता से मिलने के लिए सहमति जताई थी। वह जाने के बजाय मरना पसंद करेगी। यह पता चला कि इस कमीने के बहुत सारे इरादे थे। सुयू के हाव भाव बदलते देखकर सोंग वेई का मूड बहुत बेहतर हो गया। उसने अपना कॉफी कप उठाया और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल मैनेजर वेई ने आपको अभी तक नहीं बताया है? शायद जनरल मैनेजर वेई काम में बहुत व्यस्त हैं और इस बारे में भूल गए हैं। धन्यवाद मिस सोंग, मुझे याद दिलाने के लिए। मुझे लगा कि वेईसू ने मुझे केवल अपने चाचा और चाची से मिलने के लिए बुलाया है। पता चला कि यह भी एक मामला है। अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं बदनाम हो जाती। सुयू बहुत ईमानदारी से मुस्कुराई, जैसे कि उसने सोंग वेई के शब्दों में कोई और अर्थ नहीं सुना हो। सोंग वेई ने स्पष्ट रूप से सुयू की ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। वह स्तब्ध थी, शांत होने से पहले बहुत देर तक देखती रही। उसके दिल में खतरे की घंटी बज गई। यह लड़की सरल नहीं थी। लिन क्यू की तुलना में उससे निपटना बहुत कठिन था और वह ऐसी कोई नहीं थी जिसे आसानी से नाराज किया जा सके। जैसा कि जुआंग वेई की आधिकारिक पूर्व प्रेमिका से उम्मीद की जाती है, सोंग वेई ने मंद मंद मुस्कुराया। जुआंग वेई ने उससे कहा, अगर यह कोई पसंद करने वाला व्यक्ति था तो यह कहना बेहतर होगा कि वह एक उपयुक्त व्यक्ति थी। वह वेईसू को पसंद करती थी, लेकिन यह आदमी बहुत घमंडी था। उसके बगल की औरतें हमेशा उदास और दुखी रहती थीं। जब तक वे दोनों साथ काम करते रहे, उसने कई बार दूसरे पक्ष को इस बारे में संकेत दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक बार भी नहीं, मानो वह एक सामान्य साथी हो। फिर उसने ट्रांग वे को चुना, न केवल ट्रांग वे की शक्ल सूरत की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि ट्रांग वे लंबे समय से समाज में नहीं था। उसके पास उसे अनुशासित करने का एक तरीका था। ट्रांग परिवार सोंग परिवार का फायदा उठाना चाहता था। सौदेबाजी जैसी कोई चीज नहीं थी। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती थी। मिस टू का चेहरा कैसे गिर सकता है? टोंग वेई की मुस्कान सख्त हो गई। अगर मिस तो ऐसी व्यक्ति हैं जो आसानी से अपना सम्मान खो देती हैं, तो जनरल मैनेजर वेई मिस तो पर इतना मोहित कैसे हो सकते हैं? शायद वह नहीं जानती, सीईओ वेई जैसी कई अमीर लड़कियां हैं। हर कोई सीईओ वेई की प्रेमिका बनने की होड़ में है, लेकिन अंत में सीईओ वेई केवल मिस तो से प्रभावित होती है। यह वास्तव में कई लोगों को ईर्ष्यालु बनाता है। क्या इसे आंतरिक विभाजन माना जाता है? सुयू ने देखा कि दूसरे पक्ष का बातचीत यहीं खत्म करने का कोई इरादा नहीं था और उसने शालीनता से अपनी घड़ी देखी। देर हो रही थी। आम तौर पर उसे कुछ देर और बैठकर सुनने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन पिछले 2 दिनों से वह बहुत व्यस्त थी। राष्ट्रपति वेई की पत्नी की यह स्थिति संभालना आसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्सू में शांत बैठने का आत्मविश्वास है। सोंग वेई चिंता से मुस्कुराई। आखिरकार सीईओ की पत्नी होना वास्तव में आसान नहीं है। धन्यवाद सुश्री सोंग, मेरे और जियाओ यू के बारे में चिंता करने के लिए। मैं अभी जिस बात को लेकर चिंतित हूँ वह यह है कि मैं जियाओ यू के पति के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगी। सोंग वेई ने अपना सिर घुमाया। वेईसू उसके पीछे खड़ी थी, क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। उसे नहीं पता था कि वेईसू कब कैफे में दाखिल हुई थी। तुरंत उसकी मुस्कान बेहद भद्दी हो गई। सीईओ वेई कब पहुंची? अभी कुछ देर पहले ही पहुंची है। वेईसू सुयू के पास गया, उसके हाव भाव देखे और पाया कि वह दुखी नहीं लग रही थी।
इसलिए उसने मन की शांति के साथ बोलना जारी रखा, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं कर रहा हूँ, है न? ऐसा कैसे हो सकता है? टोंगवी ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, बस बातें कर रहे थे। परेशान होने या न होने जैसी कोई बात नहीं है। वेईसू ने कितना सुना था, इसका ठीक ठीक अनुमान न लगा पाने के कारण सोंग वेई का रवैया अत्यंत विनम्र था। महाप्रबंधक वेई, कृपया बैठ जाइए। आप क्या पीना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ शियाओ यू को लेने आया हूँ। अगर मिस सोंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो शियाओ यू और मैं पहले विदा लेंगे। शियाओ यू के पास हाल ही में करने के लिए बहुत से काम हैं। मुझे डर है कि ज्यादा देर तक जागना उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा होगा। वेईसू ने सुयू का हाथ पकड़ा और उसे उठने में मदद की। हालांकि वह विनम्र था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत वहां से जाना चाहता था। आप दोनों, कृपया, सोंग वेई ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। वह अपने दिल में जानती थी कि वेईसुओ नाराज है। हालांकि वेईसुओ महिलाओं से दूर रहता था, लेकिन वह हमेशा विनम्र रहता था। इस बार उसके प्रति उसका लहजा कोमल नहीं माना जा सकता था। दो लोगों को कैफे से बाहर निकलते देख सोंग वेई ने भौहें सिकोड़ ली। वह आज वाकई बहुत भावुक हो गई थी।